नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं। जजमेंट से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है अभी आपको स्क्रीन पे सभी नजर आ रही हैं। आप लेक्चर को पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरी जजमेंट की पीडीएफ फॉर्मेट में जो मैं स्लाइड्स यूज करूंगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, यानी बैक टू बैक इसके 3 वीडियोस आपके लिए आएंगे। एक तो फर्स्ट वीडियो में ट्रायल कोर्ट ने इसे कैसे डील किया, स्टोरी क्या थी, पहले आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। दूसरा, फिर ट्रायल कोर्ट ने और लोअर एपेलेट कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इस केस को कैसे डील किया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर जजमेंट दी अपनी, उसको हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थर्ड वीडियो में मैं एक पॉलिशिंग इफेक्ट दूंगा इसको, यानी इसका हमारी प्रैक्टिस पर और हमारे जो ये लीगल प्रोविजंस इसमें यूज हुए उन सभी को एक बारी हम रिकॉल करेंगे, और ताकि हम एक फिनिशिंग टच के साथ यहाँ से नॉलेज गेन कर सकें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करते हैं। पहले मैं ब्रीफली केस के फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। डेट्स हम सब याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो शीट है, इसकी जितनी भी डेट्स हैं आप सभी, इस पे मैं सारी डेट्स मेंशन करता जाऊंगा। तो जो रिलेवेंट डेट है वो आप सब याद रखेंगे। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एक कंसेप्ट है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी, राइट। तो आपके लोकल एरिया में इसे कैसे यूज करते हैं? हमारे हरियाणा में तो इसे ब्याना कहते हैं, पंजाब में भी इसे ब्याना कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम मैंने जगह देखा है तो इसे ब्याना कह देते हैं नेटिव लैंग्वेज में। गुजरात के मेरे कुछ साथी हैं, मेरे दोस्त हैं कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी बात होती है तो वो बाना बाना बोलते हैं, बाना इसे। आपके लोकल एरिया में आप चाहे जहां से भी बिलोंग करते हैं, आप कमेंट में कहना कि ये अर्नेस्ट मनी को आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। अर्नेस्ट मनी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इस जजमेंट को पढ़ने से पहले। अर्नेस्ट मनी एक बार ये देख लेते हैं मीनिंग क्या है। वैसे मैं, अगर आप इस जजमेंट पे क्लिक किया है तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि आपको पता होता है अर्नेस्ट मनी का मीनिंग, लेकिन एक बार फिर भी मीनिंग डिस्कस करना चाहिए। और गुड फेथ डिपॉजिट, इसको अर्नेस्ट मनी को गुड फेथ डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। एक बार फॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं कि क्या मतलब होता है। अर्नेस्ट मनी जो है ना बच्चों, ये है इज अ सम ऑफ मनी यू पुट डाउन टू डेमोन्स्ट्रेट योर सीरियसनेस अबाउट बाइंग अ प्रॉपर्टी, या होम या प्रॉपर्टी, कोई भी आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, या कुछ केसेस में, कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में, अदर देन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी भी हम अर्नेस्ट मनी देते हैं। In most cases, earnest money acts as a deposit on the property you are looking to buy. यदि मैक्सिमम लार्ज स्केल पे ये कंसेप्ट यूज किया जाता है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यू डिलीवर द अमाउंट व्हेन साइनिंग द परचेज एग्रीमेंट और द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो आप मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप सीरियस हैं, आप पीछे नहीं हटेंगे अपने एग्रीमेंट से, अपनी जबान से, तो एक डिपॉजिट आप दे देते हैं ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को, तो उसे हम अर्नेस्ट मनी कहते हैं। अब इस कंसेप्ट के ऊपर आपकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड होने वाली है इस केस के बाद। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, और अगर आपको सिस्टमेटिक लर्निंग करनी है तो आप इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा। अदरवाइज भी कोई भी आप केस आपके हाथ में है, आप उस पर गाइडेंस मेरी टीम की चाहते हैं, आप असिस्टेंस चाहते हैं कि हम आपको आपके किसी भी केस को आप जो डील कर रहे हैं हम आपकी हेल्प करें, या आप कोई लीगल गाइडेंस चाहते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो पे दोस्तों आपने क्लिक किया है तो ये बात तो कंफर्म है, मेरी तरह आपको भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का शौक है। तो आपके इस इंटरेस्ट को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मैं आपके लिए ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट्स हर वीक लेकर आऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट देख लेते हैं कि 3/1/2004 को एक एग्रीमेंट हुआ है।
ठीक है, 3/1/2004, एग्जीक्यूटेड बाय डिफेंडेंट नंबर 1 के बीच में दो डिफेंडेंट होंगे, एक को हम बोलेंगे डिफेंडेंट नंबर 1 और एक को बोलेंगे डिफेंडेंट नंबर 2। मैं पूरा क्लियर करूंगा कंसेप्ट पहले फैक्ट्स के साथ। इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एग्रीइंग टू सेल द लैंड मेजरिंग 3 canals and 4 marlas and खेवट numbers so and so situated village दूल्हा सिंह वाला तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी डिफेंडेंट नंबर 1 ने प्लेंटिफ के फेवर में, ठीक है, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किसने किया है? डिफेंडेंट नंबर 1 ने। किसके पक्ष में? प्लेंटिफ, यानी ये जो लैंड का डिस्क्रिप्शन दिया है 3 कनाल और 4 मरला, ये लैंड बेची, एग्रीमेंट टू सेल किया डिफेंडेंट नंबर 1 ने और प्लेंटिफ को, ठीक है। तो डिफेंडेंट नंबर 2 का क्या रोल है? बाद में इस एग्रीमेंट को परफॉर्मेंस देने में डिफेंडेंट नंबर 1 फेल हो गया और प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट नंबर 1 के पास कुछ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराया था, लेकिन बाद में ये प्लेंटिफ को पता चलता है कि उसकी वो तो सेल लैंड डिफेंडेंट नंबर 2 को कर दी गई है, ठीक है। तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट नंबर 1 को और 2 को इस केस में पार्टी बनाया है। आइए एक्सप्लोर करते हैं केस को कि कैसे आगे चीजें इसमें घटित हुई। शाबाश, ध्यान से सुनिए। केस ऑफ द प्लेंटिफ वाज दैट प्रॉपर्टी वाज एग्रीड टू बी सोल्ड फॉर द टोटल कंसीडरेशन ऑफ ₹1,40,000। ठीक है जी, क्लियर है। तो फैक्ट्स को ध्यान से आप देखते रहना इसमें, ठीक है। 1,40,000 के अंदर टोटल कंसीडरेशन तय हुआ। Towards the said amount, the plaintiff had paid the sum of ₹69,500। ये उसने एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाया, जो कि हमने अर्नेस्ट मनी का मीनिंग लेक्चर के शुरुआत में ही देखा। Plaintiff had further prayed in the suit to set aside the sale deed 11/6/2004। ध्यान रखना डेट, पहली डेट आपने याद रखनी है। एग्रीमेंट टू सेल कब हुआ था? ठीक है, वो हमने यहाँ पे 3/1/2004 को 3/1/2004 को एग्रीमेंट टू सेल हुआ था पी और D1 के बीच में, ठीक है। प्लेंटिफ हैड फर्दर प्रेड इन द सूट टू सेट असाइड द सेल डीड 11/6/2004 के बीच में जो सेल डीड हुई वो किसके बीच में हुई? वो हुई D1 और D2 के बीच में 11/6/2004। तो प्लेंटिफ ने इस सूट में ये रेमेडी सीख की कि जो सेल डीड हुई D1 और D2 के बीच में उसको सेट असाइड कर दिया जाए, एग्जीक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट नंबर 1 इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 2, सिंस अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ द सेम वाज नल एंड वॉइड एंड डिडंट बाइंड द प्लेंटिफ। क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बीच में एग्रीमेंट टू सेल पी और D1 के बीच में 3/1/2004 को ही हो चुका है। तो जो सेल 11/6/2004 को हुई वो नल एंड वॉइड है, इसीलिए उस सेल को सेट असाइड कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्लेंटिफ उस ट्रांजैक्शन के लिए बाइंड नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इन द अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव रेमेडी भी है। द प्लेंटिफ हैड सोट फॉर अ डिक्री टू रिकवर अ सम ऑफ ₹1,40,000। अगर फिर प्लेंटिफ कहते हैं कोर्ट को, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो अल्टरनेटिव रेमेडी मुझे दे दो। अल्टरनेटिव रेमेडी क्या मांगी उसने? सोट फॉर अ डिक्री टू रिकवर, 1,40,000 का कंपनसेशन उसने क्लेम किया, जिसमें से 69,500 तो उसकी अर्नेस्ट मनी थी, बाकी जो उसे लॉस हुआ, अगर वो लैंड उसको मिलती तो मार्केट में उस लैंड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसे 1,40,000 टोटल उसके हिसाब से कंपनसेशन मिलना चाहिए था, जिसमें से 69,500 उसने अर्नेस्ट मनी पे की थी, उसका इंटरेस्ट और बाकी का अमाउंट उसका कंपनसेशन जो लॉस उसको हुआ। While remaining sum of ₹70,500 was sought as damages। damages मतलब जो नुकसान उसे हुआ उसकी भरपाई। Defendant at the first instance had failed to appear। Defendants यानी ना तो D1 अपीयर हुआ और ना ही D2 अपीयर हुआ। At the first instance had failed to appear and contest the suit, यानी उन्होंने अपना पक्ष कोई नहीं रखा, वो दोनों अपीयर ही नहीं हुए। Accordingly, ट्रायल कोर्ट बाय इट्स जजमेंट डेटेड 14/6/2007 हैड डिक्रीड द सूट, यानी ट्रायल कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री प्रोवाइड कर दी इस केस के अंदर, ठीक है।
तो यहां तक आई होप कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार ये लेक्चर को पॉज करके सोच सकते हैं थोड़ा क्या क्या हुआ। वैसे मैंने बड़े सिंपल तरीके से सारी बात बताई है, दोबारा से आप सुन सकते हैं अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि एक बार आपको सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको ये जजमेंट समझ में आएगी। दो द डिफेंडेंट नंबर 1 डिडंट मेक आउट एनी ग्रीवेंस देयर आफ्टर, डिफेंडेंट नंबर 1 ने कोई भी ग्रीवेंस नहीं किया। सोचने की जरूरत है यहाँ पे उसको क्या जाता है, उसको क्या पड़ी है। डिफेंडेंट नंबर 1, ये डिफेंडेंट नंबर 1 है, इसने 69,500 रुपए तो प्लेंटिफ से ले लिए और फिर ये प्रॉपर्टी D2 को बेच दी, तो उसको क्या पड़ी है, कोई ग्रीवेंस वो रखे, उसकी तरफ से कोई ग्रीवेंस नहीं आया सामने। डिफेंडेंट नंबर 2 हु वाज द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी फाइल्ड अ पिटीशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी अगर आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री हो चुकी है तो उसको सेट असाइड करने के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। Seeking that ex party decree be set aside and the suit be restored for consideration, बोले कि मुझे भी अपना पक्ष रखने दो, सूट को रिस्टोर करो और एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करो। Since the said petition was filed with delay, अब वहां पे क्योंकि ये एप्लीकेशन करने में डिफेंडेंट नंबर 2 ने डिले कर दिया है, an application under section 5 of the limitation act was filed seeking condonation of delay। सेक्शन 5 लिमिटेशन का ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन करनी है कोर्ट को और आपसे देरी हो जाती है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कोज, अगर आपके पास कोई सफिशिएंट कोज है तो कोर्ट आपकी जो डिले हुआ है उसको कंडोन कर सकता है, उस डिले को माफ कर सकता है। सेक्शन 5 ट्रायल कोर्ट हैविंग कंसीडर्ड द सेम थ्रू इट्स डिसीजन 7/8/2012 डिसमिस द एप्लीकेशन सीकिंग द कंडोनेशन ऑफ डिले। ट्रायल कोर्ट ने डिफेंडेंट नंबर 2 की एप्लीकेशन को कंसीडर किया और उसे डिसमिस कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली petition under order 9 rule 13 of the CPC was also dismissed as barred by limitation। जब आपकी सेक्शन 5 में जब एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया तो फिर इसका मतलब जो आपने डिग्री को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर, वो भी ऑटोमेटिकली आपकी डिसमिस हो जाती है। डिफेंडेंट नंबर 2 क्लेमिंग टू बी एग्रीव्ड प्रेफर्ड सिविल रिवीजन नंबर सो एंड सो बिफोर द हाई कोर्ट of Punjab and Haryana, Chandigarh in the said revision petition filed under section 115 CPC and article 227 of the Constitution of India। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट को सभी लोअर कोर्ट्स की सुपरिटेंडेंस का पावर देता है और 115 सीपीसी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हाई कोर्ट की रिवीजनल पावर की बात करता है कि हाई कोर्ट अगर लोअर कोर्ट किसी भी केस को गलत तरीके से एंटरटेन करते हैं तो गलत फैसला देते हैं तो हाई कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 115 में अपनी पावर यूज करके, और 227 और 115 दोनों साथ में मिक्स करके पढ़ना चाहिए। और थर्ड लेक्चर में थोड़ा सा इसके ऊपर मैं दोबारा से भी बोलूंगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि 115 के अंदर हाई कोर्ट के पास रिविजनल पावर है और 227 हाई कोर्ट को सुपरिटेंडेंस देता है सभी लोअर कोर्ट्स की अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर। चलिए अब हाई कोर्ट ने क्या किया, द हाई कोर्ट हैड कंकर्ड विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड डिसमिस द रिवीजन पिटीशन थ्रू इट्स डिसीजन नंबर 12/9/2012। Defendant number 2 had carried the same before the court in civil appeal. This court, on taking into consideration that defendant number 2 had who was the appellant in the said civil appeal is to be provided an opportunity to contest the suit, had allowed the appeal by the dated 2/2/2015 subject to payment of rupees 1,50,000 as cost. Leave to file written statement in the suit was also appeal granted. Pursuant thereto, the defendant number 2 having paid the cost filed the written statement and the suit was proceeded in accordance with law. Pursuant thereto, impugn judgment are passed which are assailed therein। तो इसके साथ साथ उसने सिविल अपील भी फाइल करी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के ऊपर, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने उसकी अपील को एंटरटेन किया क्योंकि वो अपीयर होने में उसने डिफॉल्ट किया था, जिसकी वजह से एक्स पार्टी डिक्री आई थी। एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट सिविल अपील को तो एंटरटेन कर लिया गया, लेकिन उसे कोस्ट 1,50,000 के लिए कोस्ट डिपॉजिट करने के लिए कहा गया। ठीक है, आइए इस बात को एक बार दोबारा से सुन लीजिए। डिफेंडेंट नंबर 2 हैड कैरीड द सेम बिफोर द court in civil appeal number this court on taking into consideration that the defendant number 2 who was appellant in the said civil appeal is to be provided an opportunity to contest the suit, had allowed the appeal by order dated 2/2/2015 subject to payment of rupees 1,50,000 as cost.
लीव टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट इन द सूट वाज आल्सो ग्रांटेड परसुएंट देयर टू डिफेंडेंट नंबर 2 हैविंग पेड द कॉस्ट। उसने 1,50,000 रुपए कॉस्ट पे कर दी। फाइल्ड विद द रिटन स्टेटमेंट एंड द सूट वाज प्रोसीडेड अकॉर्डिंग विद लॉ परसुएंट देयर टू इम्पग्न जजमेंट आर पास्ड व्हिच आर असेल्ड हियरिन। यानी अपील में भी उसको रिलीफ नहीं मिला और उस ये सब अब ये लास्ट में एट लास्ट ये अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां की हम उसको आगे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसे डील किया पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आई थिंक यहां तक फैक्ट क्लियर हुए आपको। एक बारी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने केस का आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया है, सारा केस का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ नोट कर सकते हैं। प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट नंबर 1 के पक्ष में यानी D1 ने P के फेवर में एक प्रॉपर्टी सेल की, एग्रीमेंट टू सेल किया है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है। लेकिन बाद में वो D1 D2 को प्रॉपर्टी सेल कर देता है, ठीक है। अभी इस सेल को सेट असाइड करने के लिए प्लेंटिफ एक सिविल सूट लेकर आता है जिसमें वो 1,40,000 रुपए टोटल रेमेडी क्लेम करता है। या फिर उसे दो तरह की रेमेडी उसने सीख की है, या तो 1,40,000 उसे कंपनसेशन दिलाया जाए पी से, या फिर उस सेल को और उसे जो D1 और D2 के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है उसको सेट असाइड कर दिया जाए। अब इन दोनों में से कोई एक रेमेडी उसे चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि डिफेंडेंट्स दोनों डिफेंडेंट्स अपीयर होने में फेल हो जाते हैं और इसमें और एक्स पार्टी डिग्री आ जाती है। एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड करने के लिए जो उसने ऑर्डर 9 रूल 13 के में जो एप्लीकेशन लगाई थी वो भी डिसमिस हो जाती है। सेक्शन 5 में जो देरी हुई उससे उसको माफ करने के लिए भी एप्लीकेशन रद्द की जाती है। सिविल अपील इसकी एंटरटेन कर ली जाती है, लेकिन अपील के साथ उसे 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कॉस्ट डिपॉजिट करने के लिए कहा जाता है, जो कि वो डिपॉजिट कर देता है। लेकिन उसे सिविल अपील में भी राहत डिफेंडेंट 2 को नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये ब्रीफ फैक्ट्स थे। यहां तक आपको यहां तक देखो अपील तक हमने ये फैक्ट्स को देखा है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस पे जजमेंट दी है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट को, इस केस पे 3 वीडियो है, मैंने जैसे पहले भी कहा था। वीडियो नंबर 2 में हम सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और वीडियो नंबर 3 में हमारे प्रैक्टिस पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस इसमें यूज हुए, उसकी बात, उसकी चर्चा हम करेंगे। यहां तक आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो, यहां तक आए हैं तो वीडियो को आप प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका जो पार्ट 2 है वो आज रात को ही आ जाएगा और पार्ट 3 इसका कल शाम तक आ जाएगा। यानी अगले 24 घंटे के अंदर, अगले 24 से 36 घंटे के अंदर इसके तीनों पार्ट यानी कंप्लीट जजमेंट आपको मिल जाएगी। क्योंकि एक ही जजमेंट में ये वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है और बहुत वीडियो देखने के लिए मैंने अक्सर देखा है व्यूअर्स नेगेटिव कमेंट करते हैं कि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। दोस्तों अगर केस के फैक्ट्स को और जो लीगल प्रोविजंस को अगर हम थोरोली डिस्कस करेंगे तो उसमें टाइम तो लगता ही है। बाकी आपका इस पॉइंट पे क्या कहना है कि वीडियोस की ड्यूरेशन के बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं कि वीडियो की लेंथ, ऑप्टिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? क्या मुझे कंप्लीट जजमेंट एक ही वीडियो में करनी चाहिए या मुझे उसके ऊपर पार्ट्स में, अगर फैक्ट्स और प्रोविजंस ज्यादा बड़े हैं तो उनको पार्ट्स में बनाना चाहिए? आपका क्या सजेशन है इसके ऊपर, आप प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए, तो ताकि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी मद्देनजर करके अगर फ्यूचर में वीडियोस बनाऊं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।